हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 IA और सेक्शन 194 आर ऑफ इनकम टैक्स है जो TDS से रिलेटेड है। और इसमें अमेंडमेंट कब हुआ है? फाइनेंस एक्ट 2022 में हुआ है। अब पहला बात करते हैं क्या सेक्शन 194 IA। सेक्शन 194 IA, जब कोई पर्सन किसी भी सेलर में ट्रांसफरर रेसिडेंट ट्रांसफरर को पेमेंट करता है, कब? कि जब कोई ई मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करता है, किससे? किसी रेसिडेंट ट्रांसफरर से। तो पेमेंट के टाइम पे क्या करेगा? वो TDS डिडक्ट करेगा। कब TDS डिडक्ट करेगा? अगर उसका कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन कितना है? 50 लाख या 50 लाख से अधिक का है। 50 लाख या 50 लाख से अधिक का है तो उस पर TDS डिडक्ट होगा 1% के रेट से। ये था प्रोविजन कब? फाइनेंस एक्ट 2022 के पहले। अब क्या हुआ इन्होंने इस पे एक एडिशन कर दी कि एक का क्या होना चाहिए? 50 लाख से 50 लाख या 50 लाख से अधिक होना चाहिए कंसिडरेशन। ठीक है, तो हम TDS रेट करेंगे एट द रेट ऑफ 1%। बट यहाँ पर इन्होंने जो फाइनेंस एक्ट 2022 में जो अमेंडमेंट आया है, इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को भी एडिशन कर दिया है यहाँ पर। सपोज अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख रुपए है और इसका कंसिडरेशन जो है, जो पे करा गया है वो 40 लाख रुपए है। एज पर एज मतलब फाइनेंस एक्ट 2022 के पहले इस केस में TDS डिडक्ट नहीं होना होगा कि कंसिडरेशन क्योंकि 50 लाख से कम का है, 40 लाख का है। बट इस अमेंडमेंट आ गया यहाँ पर ये 2022 में। अगर ये जो दोनों में अधिक होगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और जो सेल कंसिडरेशन जो पे किया गया है बायर सेलर को, उन दोनों में जो अधिक होगा और जो 50 लाख से अधिक है तो TDS रेट होगा। इस केस में क्या है? हमारा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? 60 लाख रुपए है और सेल कंसिडरेशन 40 लाख रुपए है। इन दोनों में जो अधिक है 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए पे TDS डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 1%। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट क्या हुआ? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इन्होंने ऐड कर दिया। इसको समझते हैं हम क्या है। एनी पर्सन बीइंग अ ट्रांसफरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट ट्रांसफरर, ट्रांसफर में सेलर यहाँ पर रेसिडेंट होना चाहिए, एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी ई मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड सेल at the time of credit of such sum to the account of the transferor or at the time of payment of such sum in cash or by issue of check or draft or by any other mode whichever is earlier deduct an amount equal to 1% of such sum or stamp duty value of such property whichever is higher is income tax thereon। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कोई एसएससी ने एक्वायर करा है, किससे? कोई कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करिए किसी सेलर से, रेसिडेंट ट्रांसफरर से, तो कब TDS डिडक्ट करेगा? या तो अपने बुक्स में एंट्री डाले उस दिन, या पेमेंट जब उसको पेमेंट हुआ है उस दिन, जो दोनों में पहले हो। बुक मान लो हमने आज अपने बुक्स में एंट्री एक्वायर डाली कि हमने किसी मिस्टर ए से एक्वायर करा है प्रॉपर्टी और पेमेंट कुछ दिनों बाद करा, तो जिस दिन हमने क्या करा है, एक्वायर करा है, अपने बुक्स में एंट्री डाली है उस दिन, या जो पेमेंट करा है। प्रॉपर्टी किस में होता है क्या? पहले हम एडवांस देते हैं, उसके बाद रजिस्ट्री होती है तो एडवांस पहले जाता है। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन लिया है, या तो बुक्स में जिस एंट्री डाली है पेमेंट पहले हुआ है, जो दोनों में पहले हो उस दिन क्या करेंगे हम? TDS डिडक्ट करेंगे। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि पहले हम कंसिडरेशन को देखते थे, अब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से हम उसको कंपेयर करेंगे कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से अधिक है, सेल कंसिडरेशन मान लो उससे कम, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को भी कंपेयर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग TDS। और अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अधिक है सेल कंसिडरेशन से तो TDS किस पे होगा? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पे ही TDS डिडक्ट होगा। यहाँ पर जो सिमिलर प्रोविजन हमारा 50C में था, सेक्शन 50C में,
कि हम क्या करते थे, सेल कंसिडरेशन पे अपना सेल बुक करते थे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पे अपना सेल कंसिडरेशन बुक करते थे। अगर कब, जब हमारा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अधिक होता था कंसिडरेशन से। सिमिलर टाइप का प्रोविजन उन्होंने टीडीएस डिडक्ट करने के लिए भी कर दिया, मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को भी हम कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 194 IA में। अब क्या होगा कि नो टीडीएस अप्लीकेबल कब नहीं होगा, नो डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1 शेल बी मेड वेयर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी आर बोथ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू भी क्या हो गई 40 लाख है, और कंसिडरेशन भी हमारा क्या है, कंसिडरेशन भी हमारा 30 लाख का है। दोनों कम है किससे, 50, दोनों कम है 50 लाख से कम है। तो यहाँ पर दोनों अगर कम है 50 लाख से तो ही टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इस पे एक रिक्वायरमेंट होती है क्या, कि अगर 194 IA में हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है तो हमें इस पे 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यही बात यहाँ पर बोला गया है। सेक्शन 203A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203A shall not apply to the person required to deduct tax in accordance with the provision of this section। मतलब पहले टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अदर देन 194I में हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, अब किसी दूसरे सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करते हैं 194IA नहीं होना चाहिए, 194IA ये अदर देन 194I में अगर टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये हमारा वहाँ पर 10 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, 10 की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस। अब इस सेक्शन में 194I में क्या होता है, बस पेन हमें कोट करना होता है, पेन कोट करने के बाद हम टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगा, लैंड बिल्डिंग दोनों होगा, बट जो लैंड ट्रांसफर हो रहा है वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। फॉर द यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर हम किसी सोसाइटी में फ्लैट एक्वायर कर रहे हैं, किसी सोसाइटी में अगर हम फ्लैट एक्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर उस सोसाइटी के लिए क्लब फी देनी होती है, अगर क्लब है तो मेंबरशिप फी देनी होती है, वाटर फी देनी होती है, मेंटेनेंस फी देनी होती है, इस टाइप की और भी फी मतलब देनी होती है कब, अगर हम सोसाइटी में प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस टाइप की फी भी कंसिडरेशन का पार्ट होगा फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 194IA। इस टाइप की फी भी कंसिडरेशन का पार्ट होगा, और इन सब फी को हम कंसिडरेशन में जो अपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है इंक्लूड करेंगे, कि किस पर्पस के लिए, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। मतलब ये सब क्या होगा, इंसिडेंटल चार्जेज हैं जिसके बिना हम क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी हमें रजिस्ट्री ही नहीं हो सकती है हमारे नाम पे। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन हमने लिया है, ये फाइनेंस टैक्स 2019 में आया था। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी shall include all charges of nature of club fee, member fee, parking fee, electricity, water facility fee, maintenance fee, advance fee, or any other charges similar nature which are incidental to transfer of immovable property। मतलब ये इसको भी हम कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 194IA में। अब बात करते हैं जो अब एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है 2000 फाइनेंस एक्ट 2022 में, वो सेक्शन क्या है 194R, और अप्लीकेबल कब है, 1 जुलाई 2022 से अप्लीकेबल है ये। अब इस सेक्शन को डिस्कस करने से पहले बैकग्राउंड समझते हैं। सेक्शन हम इसमें 28 में बात करते हैं, सेक्शन 28 जो चार्जिंग सेक्शन होता है पीजीबीपी का, हम वहाँ पे किसकी बात करते हैं, वहाँ बात करते हैं कि कोई भी बेनिफिट्स या क्या परक्विजिट्स हमें मिलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो अगर कन्वर्टेबल मनी में हो या काइंड में हो, वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, इन द चार्ज होगा टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी चार्ज होगा इन द हैंड ऑफ द रिसिपिएंट। मतलब जिसको इस टाइप की बेनिफिट मिली है वो टैक्सेबल कहाँ होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी।
अगर इस टाइप की बेनिफिट्स या परक्विजिट्स हमें मिला है, चार्जेबल कहाँ होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। इसको पढ़ते हैं। एज पर द क्लोज 4 ऑफ सेक्शन 28 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स whether convertible into money or not arising from, यहाँ पर क्या होना चाहिए, arising from business or exercise of profession is to be charged as a business income in the hands of the recipient of the such benefit or purchases। यहाँ पर क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूँ। मिस्टर बी है, यहाँ पर मिस्टर बी है, बी कंपनी है, जो भी कह लें। यहाँ पर ये बेनिफिट यहाँ इन्होंने एक कर रखा है अपनी कंपनी के लिए। कंपनी बी है, कंपनी बी लिमिटेड है। इन्होंने स्पेसिफिक टारगेट दे रखा है अपने डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटरशिप को या एजेंट को कि अगर स्पेसिफिक टारगेट मतलब 10 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर पे क्या करोगे आप, सेल अचीव कर लोगे तो आपको फॉरेन ट्रिप, सिंगापुर की ट्रिप्स हम फ्री में देंगे। ठीक है, हम आपको सिंगापुर घुमा के लाएंगे, 10 दिन का ट्रिप होगा, सारा खर्चा कंपनी बी लिमिटेड बेयर करेगी। सपोज यहाँ पर मिस्टर पी है जो क्या करा, इस स्पेसिफिक टारगेट को अचीव कर लिया, या पी के साथ और भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट हैं, उसने क्या करा, स्पेसिफिक टारगेट को अचीव कर लिया, तो उसके एवज में क्या देगी कंपनी बी, क्या देगी, उसको सिंगापुर की टिकट दे दिया, वहाँ पर सारे खर्चे टूर ट्रेवल का अरेंजमेंट पूरी करवा दी और घुमा के लेके आ गए क्या, सिंगापुर से। तो यहाँ पर जो बेनिफिट्स मिला, परक्विजिट्स मिली, परक्विजिट्स को मिला, मिस्टर पी को मिला, वो कहाँ गए, सिंगापुर गए, घूम के आए, तो बेनिफिट और परक्विजिट्स मिला। यहाँ पर तो काइंड में है, कैश में कुछ नहीं मिला। ये टैक्सेबल किस सेक्शन में होगा, अंडर सेक्शन 28 ये टैक्सेबल हो जाएगा। एज पर क्लोज 4 ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी में, पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। इस टाइप के ट्रांजेक्शन पर पहले टीडीएस डिडक्ट नहीं होता था, तो लोग इनकम बुक नहीं करते थे इस टाइप के ट्रांजेक्शन पे। अब क्या हुआ कि मतलब रिपोर्ट, मतलब टीडीएस डिडक्ट करने का मेरे पास क्या होता है, रिपोर्टिंग, मतलब गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो रहा है कि पार्टिकुलर पर्सन ने ट्रांजेक्शन करी है, मतलब अगर टीडीएस रिपोर्ट हुआ गवर्नमेंट को तो हम उस पर टैक्स पे करेंगे। अगर रिपोर्ट नहीं होता है इस टाइप की ट्रांजेक्शन तो लोग अवॉइड करते हैं टैक्स पे करने से। तो मेरे पर्पस है रिपोर्टिंग का कि इस टाइप के बेनिफिट पर कुछ मिल रहा है ड्यू द कोर्स ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेसमैन को, तो क्या हुआ, इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ये भी अपने बिजनेस के लिए खर्च कर रहा है, इन कोर्स ऑफ, ये भी इसके बिजनेस के कारण ही मिला है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस, तो टीडीएस अट्रैक्ट होगा अंडर सेक्शन 194 आर। अब सेक्शन 194 आर को अब डिस्कस करते हैं। अब बैकग्राउंड आप लोग समझ में आ गया। अब अप्लीकेबल कब होगा ये सेक्शन, द अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194 आर, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 आर attracted when any person provides any benefit or perquisites to a resident। यहाँ पर क्या है, मिस्टर पी को रेसिडेंट होना होगा यहाँ पर इंडिया में, मिस्टर पी को रेसिडेंट होना होगा इंडिया में, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन बाय सच रेसिडेंट, मतलब ड्यूरिंग सच कोर्स, मतलब बिजनेस के कारण ही ये बेनिफिट या परक्विजिट्स मिला है। मतलब मिस्टर पी को क्यों मिला है, इनके एजेंट या डीलरशिप के कारण मिला है। तो इस टाइप के बेनिफिट्स या परक्विजिट्स हम किसी पर्सन को दे रहे हैं तो क्या होगा, वो अराइजिंग फ्रॉम हिज बिजनेस और प्रोफेशन के कारण ही उसे मिल रहा हो, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। मतलब कब, अब किसी रेसिडेंट को पे करें, अगर हमने किसी नॉन रेसिडेंट को पे कर दिया तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर दिया तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। कोई भी पर्सन अगर रेसिडेंट को पे कर रहा है सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन तो क्या होगा, और ये क्यों अराइज हो रहा है, ड्यू टू हिज बिजनेस ऑफ प्रोफेशन अराइज हो रहा है उस रेसिडेंट के कारण, तो क्या होगा, ये प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 अप्लाई होगा। ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 20,000 या 20,000 से अधिक का पेमेंट होना चाहिए, मतलब बेनिफिट दें या परक्विजिट्स दें 20,000 या 20,000 से अधिक का होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 आर नॉट बी अट्रैक्टेड, क्या हो गया, व्हेन द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट्स प्रोवाइड डज नॉट और इज लाइकली नॉट टू एक्सीड 20,000। अगर हमारा क्या रहा है 20,000 या 20,000 से कम का है तो प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। यह ट्रांजेक्शन 20,000 या 20,000 से कम का है तो ये ट्रांजेक्शन, मतलब इस पे टीडीएस अप्लाई नहीं होगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यहाँ पर और क्या बात करता है कि जो भी पर्सन क्या हो रहा है, जो बेनिफिट या परक्विजिट्स दे रहा है, अगर इंडिविजुअल है
ये बेनिफिट जो दे रहा है वो क्या है, इंडिविजुअल है। बेनिफिट जो दे रहा है क्या है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, एचयूएफ है। बेनिफिट जो प्रोवाइड कर रहा है, जो दे रहा है वो क्या है, एचयूएफ है या इंडिविजुअल है। तो जिस साल ये बेनिफिट दे रहा है, बेनिफिट मान लो हमारा फाइनेंशियल हमारा कब दिया, 31/12/2022 को दिया। फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, ये फाइनेंशियल हो आपका 21-22-23, ये फाइनेंशियल ईयर ये हमारा 22-23 हो गया। तो अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ केस में क्या करेंगे, ये बेनिफिट दे रहा है तो इसके जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा आ गया इसका, जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-21-22 में हम कब देखेंगे, इन इंडिविजुअल या एचयूएफ का टर्नओवर देखेंगे। एचयूएफ टर्नओवर क्या देखेंगे, अगर बिजनेस के केस में ये टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ से अधिक का है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक का है। प्रोफेशन के केस में ये टर्नओवर कितना है, 50 लाख से अधिक का है, तो टीडीएस डिडक्ट होगा। बेनिफिट कब दे रहा है ये, सपोज 30,000 का बेनिफिट कब दे रहा है, ये 30,000 का बेनिफिट दे रहा है 31 दिसंबर 2022 को। अगर ये एचयूएफ इंडिविजुअल और एचयूएफ है, जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर देखेंगे, टर्नओवर कितना है। अगर बिजनेस के केस में 1 लाख 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक, प्रोफेशनल केस में 50 लाख या 50 लाख से अधिक, तो उस केस में ही 30 लाख पे 30,000 पे टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर ये फुलफिल नहीं होता है, अगर ये मान लो 1 करोड़ से कम है, सपोज यहाँ पर ये 1 करोड़ से कम है, ये तो क्या होगा, ये 1 करोड़ से कम है बिजनेस केस में, प्रोफेशनल केस में 50 लाख से कम है, तो इस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, इस पे 30,000 पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मतलब दो चीजें हैं, या तो 20,000 से अधिक पेमेंट 20,000 से अधिक पेमेंट कर रहे हैं, या दूसरा क्या है उसका हम वो देखेंगे कि जो दे रहा है, जो पर्सन प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिट है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल उसका टर्नओवर चेक करेंगे। अगर वो टर्नओवर 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा उस ट्रांजेक्शन पे, जो ईयर उसने उस टाइप की बेनिफिट दी है। द पर्सन, इसको समझते हैं, द पर्सन प्रोवाइडिंग द बेनिफिट इज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ एंड इस total sale gross receipt or turnover does not exceed ₹1 crore in case of business or ₹50 lakh in case of profession during the financial year immediately preceding the financial year in which such benefit or perquisition is provided। अगर ये प्रॉफिट बेनिफिट और परक्विजिशन हम किसको गवर्नमेंट को देते हैं तो क्या होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी एग्री टू अरेंज फॉरेन टूर फॉर इट्स डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट हु अचीव स्पेसिफिक टारगेट, it is the company that has to comply provision of section 194R, not the tour operator hotel airlines who after accepting payment from the company deliver the agreed promised foreign tour to the dealer और distributor। यहाँ पर कंप्लाई प्रोविजन क्या कर रहा है, कंपनी जो टूर ट्रेवल अरेंज कर रही है उसको कंप्लाई करना है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194R का, उस होटल एयरलाइंस या टूर ऑपरेटर को नहीं करना है। मतलब अगर टूर हम अरेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर सर्विस किसकी लेंगे हम, टूर ऑपरेटर का लेंगे, होटल का लेंगे, होटल का ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे ये भी, और एयरलाइंस जो फॉरेन टूर है तो हम एयरलाइंस के थ्रू जाएंगे बाहर, तो यहाँ पर ये प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194R का कंप्लाई नहीं करेंगे, वो कंपनी कंप्लाई करेगी जो क्या होगा, जो एग्री कर रही है अरेंज टू फॉरेन टूर और ट्रेवल। मतलब जो कंपनी इस टाइप के बेनिफिट या पर्सन जो इस टाइप का बेनिफिट से परक्विजिट्स दे रहा है किसको, अपने डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी और को, तो वो उस पे वो जो पर्सन दे रहा है उस पे वो कंपनी या तो वो पर्सन कंप्लाई करेगा 194R का। बाकी जो मतलब जस्ट इमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो कंप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, बेनिफिट की क्या हो सकता है, बेनिफिट कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, पार्सली क्या हो सकता है,
काइंड में हो सकता है, पार्सली क्या हो सकता है, पार्सली कैश में हो सकता है, पार्सली काइंड में हो सकता है। तो मेन पर्पस क्या है कि जब हम मतलब इस टाइप के बेनिफिट जब परक्यूजिट दे रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि वो बेनिफिट या परक्यूजिट देने से पहले हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है। क्या कर लिया है? वो बेनिफिट देने से, परक्यूजिट देने से पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमने उसमें टीडीएस डिडक्ट कर लिया है। टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, अब क्या आता है? Section 194 are provided it should be ensured that tax has been deducted in respect of such benefits or perquisites before providing such benefits or perquisites as the case may be to the resident। हमें क्या करना होगा कि इंश्योर करना होगा कि मतलब इस टाइप की बेनिफिट या परक्विजिट देने से पहले हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है। और यहाँ पर ट्रेडिशनल लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज होगा? यह पेयर है वो ग्रोस अप कर देगा,